तो अभी हम चैप्टर थर्ड का लेसन फोर्थ पढ़ने जा रहे हैं। जो चौसेरियंस को हम लोग पढ़ेंगे। जो इंग्लिश चौसेरियंस हैं, लिडगेट और हॉकली, उनको ऑलरेडी सेकंड चैप्टर के लास्ट लेसन में हम लोग फिनिश कर चुके हैं। यहाँ हम आज स्कॉटिश चौसेरियंस को देख रहे हैं। तो ये रॉबर्ट हेनरिसन फोर्थ जो हमारा लेसन है, ये भी एक स्कॉटिश चौसेरियंस हैं। तो इन सब के बारे में हम अभी जानेंगे। तो जो कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट ऑफ द स्कॉटिश चौसेरियंस, इनको काफी मतलब महत्वपूर्ण चौसेरियंस के रूप में जाना जाता है। तो इनके नाम पता होने चाहिए। जो ये फोर स्कॉटिश चौसेरियंस हैं और टू जो हैं वो आपके इंग्लिश चौसेरियंस हैं। तो स्कॉटिश चौसेरियंस कौन है, क्या है, ये सारी इस टॉपिक में इंफॉर्मेशंस आपके सामने आएंगी। तो आप उनको बिल्कुल अच्छे से एक एक नाम जो है वो याद करने हैं, और इनके बारे में, इनको क्यों चौसेरियंस कहते हैं, ये भी हम रिवाइज कर लेंगे। तो जैसे कि हम थॉमस हॉकलीव को और जॉन लिडगेट को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। स्कॉटिश चौसेरियंस कौन कौन से हैं? रॉबर्ट हेनरिसन, विलियम डनबर, और ये है ना स्कॉटिश चौसेरियंस में रॉबर्ट हेनरिसन और आपका विलियम डनबर और जेम्स फर्स्ट और गेविन डगलस। तो इन चारों को चौसेरियंस कहते क्यों हैं, एक तो हम ये भी देखेंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि 15th सेंचुरी के ये जो पोएट्स हैं, स्कॉटिश पोएट्स, इन्होंने जैसे चौसर ने लंदन के वाले डायलेक्ट को एक्सेप्ट किया, वैसे इन्होंने मिडल स्कॉट्स में लिखा। और ये सब जो राइटर्स हैं, चारों के चारों, इन्होंने जोफ्री जो चौसर है उसी की लेखन शैली को, उसी के स्टाइल को, उसकी के थीम्स को, उसी के वर्स फॉर्म को इन लोगों ने कॉपी किया और उसको अपनाया। जब चौसर की डेथ होती है 14th सेंचुरी में, जो कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, तो 15th सेंचुरी में पूरे ब्रिटिश आइल्स में जो भी मतलब पोयम्स लिखी गई, उनमें इनका काम सबसे स्टैंडर्ड माना जाता है। तो अभी हम वो भी देखेंगे, इनके वर्क्स को, और इन्होंने क्या कॉपी किया वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि नाम याद कर लेने हैं। थॉमस हॉकलीव और जॉन लिडगेट, ये क्या है? इंग्लिश चौसेरियंस हैं। और हेनरिसन और डनबर और जेम्स फर्स्ट और गेविन डगलस, ये क्या है? स्कॉटिश चौसेरियंस हैं। जैसे स्कॉटिश जो चौसेरियंस हैं, उनका उतना इंपॉर्टेंस है जितना जेफरी चौसर का है, स्कॉटलैंड के रेफरेंस में ये लोग और इंग्लैंड के रेफरेंस में ये। तो एक इन्होंने बात मतलब क्वेश्चन ये है कि इन्होंने ऐसा क्या स्टाइल और थीम्स और वर्स फॉर्म, जो ये तीन चीज यहाँ लिखी हुई है, स्टाइल, थीम्स और वर्स फॉर्म और एंड लिटरेरी सेंसिटिविटी, तो इनको सेम किया जो चौसर ने किया। तो अगर चौसर का याद है कि चौसर ने किस तरीके से नैरेटिव स्टाइल, अगर आप कैंटरबरी टेल्स को समझते हैं कि कैसे वो करेक्टर्स को और जो वहां के दृश्य हैं, पात्र हैं, उनके व्यवहार को किस ढंग से बहुत लाइवली, बिल्कुल सजीवता से पेश किया है। वो एक एक चेहरे के भाव को, चेहरे की डिजाइन को भी करेक्टर्स के, जो आप कैंटरबरी टेल्स में जिस तरीके से देखते हैं, वैसे ही इन लोगों ने भी किया है। वो हम एक एक एग्जाम्पल पे डिस्कस कर लेंगे। और थीम्स में भी सब्जेक्ट भी वही चुने, जैसे ह्यूमर और आयरनी को लेके कैंटरबरी टेल्स में है, कोर्टली लव को लेकर के उसने लिखा। वैसे ही किंग जेम्स ने किंग स्क्वेयर में लिखा है, आगे हम किंग स्क्वेयर को भी देखेंगे। और मोरलिटी और एलगरी को भी, जैसे मोरल फैबिलिस, आगे हम अभी हेनरिसन के वर्क को, मोरल फैबिलिस को डिस्कस करेंगे। ड्रीम एलगरी जैसे चौसर ने बुक ऑफ डचेस में और दूसरे अपने वर्क्स में ड्रीम एलगरी को पे की स्टाइल को यूज किया है। वैसे ही करके डगलस ने भी द पैलेस ऑफ ऑनर और द गोल्डन टार्ज, ये सब भी ड्रीम एलगरी टाइप ही वर्क्स हैं। तो वो हम एक एक करके सारे वर्क्स अभी देखेंगे। वैसे ही वर्स फॉर्म पे जो राइम रॉयल ए बी बी सी सी, जो राइम रॉयल चौसर ने यूज किया है, राइम स्कीम जिसकी ए बी बी सी सी होती है रॉयल क्रिसेड में, वैसे ही जो किंग जेम्स वगैरह है, उन्होंने भी यही यूज किया है। हीरोइक कपलेट, मतलब जैसे दोहे होते हैं ना आयम्बिक पेंटामीटर में,
जो चौसर ने जिनको लोकप्रिय बनाया था वो ही इन लोगों ने यूज किए। वैसे ही सेम लिटरेरी सेंसिबिलिटी कि जैसे उसने ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को किया, इन्होंने अपने स्कॉटलैंड के जो मिडिल स्कॉट्स वाला डायलेक्ट है उसको बढ़ावा दिया। तो ये मतलब इनका सेम पैटर्न, इन्होंने इसीलिए सेम पैटर्न यूज किया चौसर वाला, इसीलिए इनको चौसेरियंस बोलते हैं। अब यहां से देख लेंगे एक एक राइटर को ना। तो दे रिप्रेजेंट द मोस्ट अकम्प्लिश्ड पोएट्री रिटन इन द ब्रिटिश आइल्स इन द सेंचुरी आफ्टर। तो ये चारों के नाम हमने देख लिए और इनका अंतर देख लिया। अब यहां से देखते हैं कि ये चारों जो हैं उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनको क्रोनोलॉजी के हिसाब से, तो ये किंग जेम्स हैं और 1394 1437 इनकी टाइमिंग है। इनका की वर्क्स है किंग स्क्वेयर। तो जो किंग स्क्वेयर इनका मुख्य वर्क है, ये राजा जो जेम्स है उसको, राजा जेम्स फर्स्ट को जब अंग्रेज लोग बंदी बना लेते हैं स्कॉटलैंड के राजा को, तो इन्होंने अपनी कैप्टिविटी के टाइम ही ना रिटन इन इंग्लिश कैप्टिविटी, तो जेल में ही इन्होंने ये वर्क लिखा। तो इस तरीके के मतलब फैक्ट्स याद रखना है। फर्स्ट मेजर स्कॉटिश चौसेरियन वर्क राइम रॉयल स्टेंजा, और राइम रॉयल स्टेंजा जो ए बी बी सी सी राइम स्कीम वाला जो स्टेंजा चौसर ने जो प्रमोट किया वही इन्होंने यूज किया। तो ये किंग स्क्वेयर किसका वर्क है? किंग जेम्स फर्स्ट का। और ये इंग्लिश कैप्टिविटी में जब अंग्रेजों ने इनको बंधक बना लिया तभी इन्होंने ये लिखा। तो इस तरीके से ये एक चौसेरियन को भी हमने पढ़ा। और किंग स्क्वेयर में फिर और क्या इन्होंने चौसर को कॉपी किया है? तो जैसे चौसर ने द नाइट्स टेल लिखी, कैंटरबरी टेल्स की एक स्टोरी है द नाइट्स टेल, और ट्रोइलस और क्रिसेड पे उन्होंने लिखा। तो वैसे ही राजा जब जेम्स है वो इंग्लैंड की जेल में बंद है, तो उन्होंने भी अपनी खिड़की से लेडी जॉन ब्यूफोर्ट को देखा था और उन्होंने भी प्रेम हो गया। ये घटना बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे नाइट्स टेल की पेलामन और आरसाइट की जेल की खिड़की से एमिली को देख के प्रेम में पड़ जाते हैं, वैसे ही राजा जेम्स भी जॉन ब्यूफोर्ट को देख के प्रेम में पड़ता है। और वही राइम रॉयल छंद का इस्तेमाल जिसको चौसर ने ट्रोइलस और क्रिसेड में यूज किया था। तो इस तरीके से ये चौसेरियन प्रूव हो जाते हैं। अब अगला जो हम इस लेसन में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको अलग लेसन के रूप में हम नहीं पढ़ेंगे, ये तो लेसन हम पढ़ ही रहे हैं रॉबर्ट हेनरिसन को। तो रॉबर्ट हेनरिसन के जो वर्क्स हैं टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेड, मोरल फैबुलिस और रॉबिन एंड मैकीन, ग्रेटेस्ट स्कॉटिश चौसेरियन, स्कूल मास्टर एट डनफरलाइन। तो ये जो इनके वर्क है इन्होंने भी, जैसे क्रिसेड ट्रोइलस और क्रिसेड किसने लिखा? चौसर ने। तो इन्होंने उसी के ही आगे स्टोरी जोड़ते हुए टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेड लिख दिया। तो उन्होंने स्टोरी भी उसी चौसर वाली यूज कर ली। फिर इन्होंने जैसे चौसर ने चॉन्टिक्लियर वगैरह जो ये लिखे हैं फेबल्स, तो इन्होंने मोरल फेबलिस करके और भी एसॉप की जो स्टोरीज है उनको आगे बढ़ाया, रॉबिन और मैकीन को लिखा। तो ये सब एक एक करके आगे जो इनके वर्क है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। फिर इससे अगले जो चौसेरियन है वो है विलियम डनबर। विलियम डनबर को भी आगे हम एक लेसन के रूप में अलग से पढ़ेंगे। लेमेंट ऑफ मेकर्स में क्या है? द थ्रिसील एंड द रोइस और द गोल्डन टार। तो कोर्ट पोएट थे ये जेम्स फोर्थ के, मोस्ट टेक्निकली ब्रिलियंट। जो ये राइटर्स हैं उनमें चौसेरियंस में ये टेक्निकली मतलब काफी अच्छी स्टाइल वगैरह इन्होंने यूज की है। और इन्होंने एक रिफ्रेन यूज किया, मतलब बार बार दोहराने वाली पंक्ति, टिमोर मोर्टिस काउंटरबेट मी, मृत्यु बार बार मुझे डराती है। तो ये सब ये एक एक करके ऐसे हमको देखना है। तो रॉबर्ट हेनरिसन के जो ये वर्क्स हैं टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेड, मोरल फैबलिस, रोबिन एंड मैकिनी, तो इसको जो ये चौसेरियंस है इनमें सबसे ज्यादा इसको ग्रेटेस्ट स्कॉटिश चौसेरियंस माना जाता है। ये एक स्कूल मास्टर है। और टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेड में चौसर की जो ट्रोइलस और क्रिसेड है उसी का एक सीक्वल लिख दिया इन्होंने, अगला भाग। और इसमें इन्होंने क्रीसेड का दुखद अंत दिखाया है, जब वो क्रीसेड किसको मतलब ट्रॉय जो का जो वो राजकुमार होता है उसको जब मतलब चीट कर देती है और दूसरे के साथ चली जाती है, तो वो उसमें ये यूं दिखाते हैं कि उसकी चीटिंग की वजह से उसको कोढ़ आदि हो जाता है और उसको फिर बहुत दुख उठाना पड़ता है। तो ये भी चौसर की रचना का बिल्कुल क्या है, सीक्वल ही है। इस तरीके से उसके कुष्ठ रोग को उसमें दिखाया, अत्यंत गरीबी और दुख में मरती है। तो ये रचना पूरी तरह से चौसर के कथानक पे ही आधारित है।
मोरल फैबिलिस में ये चौसर की जैसे नन्स प्रीस्ट टेल है, कैंटरबरी टेल की, चॉन्टिक्लियर की मुर्गी और लोमड़ी वाली कहानी जो हम पहले पढ़ चुके हैं चौसर के टाइम पे ही। तो वहां पे उसी से एंड्रीसन इतना प्रभावित होता है कि एंड्रीसन पूरी 13 टेल्स की स्टोरी लिख देता है, ये जो मोरल फैबिलिस के नाम से है ना, ये जो मोरल फैबिलिस के नाम से क्या है, ये इसको 13 स्टोरी जो है वो लिख देता है। तो ऐसे करके इन्होंने चौसर को फॉलो किया है। और जो अगला जो राइटर है वो विलियम डनबर है, और विलियम डनबर को हम अगले लेसन में पढ़ेंगे, जिनकी लेमेंट फॉर द मेकर्स, द थ्रिसील एंड द रोइस और गोल्डन टार्च है। तो ये राजा जेम्स जो है उसका दरबारी कवि है, और इनकी जो ये पोयम है लेमेंट फॉर द मेकर्स, इसको हम इस लेसन में भी पढ़ेंगे और अगले में भी देखेंगे। गोल्डन टार्च और द थ्रिसील एंड द रोइस, तो ये जो चौसर की रोमाउंट ऑफ द रोज है और पार्लियामेंट्री ऑफ फॉल्स है ना। चौसर अपनी जो शुरुआती कविताओं में जैसे ड्रीम एलगरी का सपने के रूपक का इस्तेमाल करता है, वैसे ही इसमें भी कवि जो होता है ना वो एक सुंदर बगीचे में सो जाता है। गोल्डन टार्च की भी रचना ऐसी है, और प्रकृति या प्रेम के देवता उसको दिखाई देते हैं। और डनबर जो है ना गोल्डन टार्च में भी इसी शैली को अपनाता है, और थ्रिसिल एंड रोइस में भी स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के शाही विवाह का जो सिंबल है वो दिखाया है। अच्छा, गविन डगलस को हम अलग से नहीं पढ़ेंगे। तो गविन डगलस ने एक तो ये क्या है, इनियोडस है ना, जो एनीड है वर्क इसका वर्जिल का, उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया है। ये काफी रोम के जो सबसे प्रसिद्ध कवि हुए हैं वर्जिल, उनकी रचना है एनीड, तो उसका इन्होंने क्या किया है, ट्रांसलेशन किया है। कहा, अपनी स्कॉटिश में। और द पैलेस ऑफ ऑनर, जैसे हम अ, उसके वर्क देख चुके हैं चौसर के, सेम इन्होंने भी ऐसे ही लिखा। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, हु अमंग द फॉलोइंग आर रेफर्ड टू एज द स्कॉटिश चौसेरियंस, तो इनमें से कौन स्कॉटिश चौसेरियंस माना जाता है। तो हमने जो चारों नाम याद किए थे उसके बेस पे इसका आंसर कर सकते हैं। थॉमस हॉकलीफ, रॉबर्ट हेनरिसन, जॉन लिडगेट, विलियम डनबर। तो हॉकलीफ और जो लिडगेट हैं वो क्या है, इंग्लिश चौसेरियंस हैं, और हेनरिसन और विलियम डनबर ये क्या है, दोनों स्कॉटिश चौसेरियंस हैं। 15th सेंचुरी के स्कॉटिश पोएट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय चौसर, राइटिंग इन मिडिल स्कॉट्स। हेनरिसन एंड डनबर आर द टू केयर स्कॉटिश चौसेरियंस। हॉकलीफ जो है वो इंग्लिश चौसेरियन है। तो ये जो डनबर का लेमेंट फॉर द मेकर्स है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसको हम रिवाइज्ड कंडीशन में विलियम डनबर के समय भी देखेंगे। लेमेंट कहते हैं दुख को, लेमेंट फॉर द मेकर्स इसकी डनबर की, विलियम डनबर ने लिखा, और दुख किसका, मेकर्स मतलब कवियों का। तो क्वेश्चन ये आया हुआ है कि अपने इस एलगी में, इस दुख में इन्होंने किस किस को याद किया है। तो इन्होंने अपने समकालीन चौसर जो थोड़े पहले हुए, चौसर गोबर और चौसर थोड़े से पहले, और गौबर और हेनरिसन, इनको याद किया है। और ये रिफ्रेन मतलब बार बार दोहराने वाली पंक्ति जो किसी स्टेंजा में यूज होती है, रिपीटेड एवरी स्टेंजा। तो इनके स्टेंजा में ये टिमोर मोर्टिस काउंटरबेट मी, द फियर ऑफ डेथ डज ट्रबल मी, ये बार बार यूज हुई है। तो इस तरीके से इसको ये क्वेश्चन आया हुआ डनबर पे। पहले ये क्वेश्चन आया हुआ कि इसमें कौन कौन किस किस को इन्होंने मतलब शामिल किया है लेमेंट फॉर द मेकर्स में। तो इन्होंने लैंगलैंड को शामिल नहीं किया। लैंगलैंड को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो 1382 में जिनका वर्क भी हमने देखा था, पियर्स प्लाउमैन को। तो लेमेंट फॉर द मेकर्स में ये नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन है, विलियम डनबर्स लेमेंट फॉर द मेकर्स इज अबाउट, किसके विषय में है ये। तो ये किंग, प्राइस, पोएट्स, पीजेंट्स, नहीं, ये किसके है, पोएट्स के, कवियों के विषय में है। द टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेड, हेनरिसन का मास्टरपीस। वैसे ऑलरेडी हम उसको देख रहे थे, तो इसको भी साथ में देख सकते हैं। यहाँ पे पहले हम पढ़ चुके हैं अभी। तो उसने जो ट्रॉयलस और क्रिसेड किसका वर्क है, जो हमने पहले देखा था, पहले पढ़ चुके हैं हम, चौसर के टाइम पे किसका वर्क है वो, चौसर का।
तो जोसर का जैसे हमने वर्क देखा था, तो इनका वर्क क्या है, टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेड, हेनरिसन का क्या है, ये मास्टरपीस है। और इनका जो ये मास्टरपीस है, इसमें ये क्या स्टोरी यूज करते हैं, ये स्टोरी यूज करते हैं क्रिसेड को, क्रिसेड अबेंडन्ड बाय डायोमीड, जब वो डायोमीड के साथ चली जाती है, वो भी उसको छोड़ देता है, पीकम से प्रोस्टिट्यूट, और वो एक वैश्या बन जाती है। ब्लेस्फीम्स अगेंस्ट वीनस एंड क्यूपिड, क्यों बनती है, क्योंकि वो निंदा करती है किसकी, वीनस की, प्रेम के देवता की, और क्यूपिड की। प्रेम के देवता वीनस और क्यूपिड की जब निंदा करती है, तो उसको कोड आदि हो जाता है। फिर उसी से जुड़ी हुई है कहानी के को आधार बना करके ये वर्क लिखते हैं अपना। तो उसमें वो उसका पश्चाताप दिखाया है, एक तरीके से ये है फ्रॉइल। तो इनका अंतर दिखाया है दोनों का, कि चौसर तो क्या है, थोड़ी सहानुभूति रखता है अपनी ट्रोइलस और क्रिसेड में, क्रिसेड के साथ, कि क्रिसेड जो है परिस्थितियों ने ऐसी बना दी है कि वो हीरो को चीट कर रही है। लेकिन हेनरिसन जो है वो कहता है कि नहीं, उसने धोखा दिया और उसको उसके पाप का दंड मिलना ही चाहिए, तभी उसको कोड आदि हो जाता है। तो ऐसे करके इन्होंने चौसर में, बस यहाँ याद रखने का केवल इतना है कि कैसे करके, कि नॉर्मल की कौन सी स्टोरी किसकी लिखी हुई है और किसका वर्क है, ये कौन कौन जो है वो आपके चौसेरियंस हैं, तो ये याद रखने का है। बस ये कहानी इसीलिए पता लगती है कि डायरेक्ट यूं ना लगे कि बिल्कुल एक फैक्ट ही रटना है, थोड़ा सा एक इमेजन पता हो कि हेनरिसन ने चौसर को किस उसमें, मतलब चौसर से किस अपने किस वर्क में प्रभावित दिखे हैं, तो वो है टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेड। फिर इनका अगला वर्क है ये मोरल फैबुलिस ऑफ एशोप। तो ये भी 13 बीस्ट फेबल्स का कलेक्शन है। तो बीस्ट फेबल्स मतलब पशुओं को, पक्षियों को आधार बना करके, एनिमल स्पीक्स एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस, ईच फेबल एंड्स विद ए मोरालिटस, मोरल लेसन देते हैं। जैसे अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, एसोप की कहानी, एसोप की कहानियों में आता है कि ईसोप एक ग्रीक जो है, यूनानी फिलोसफर, यूनानी मतलब स्टोरी राइटर हुआ पहले। तो उसको आधार बना के छोटे बच्चों को ये कहानियां सुनाई जाती हैं कि कैसे करके कहीं खरगोश और मतलब एक उसकी कछुए की कहानी, या दूसरी स्टोरी जैसे प्यासा कौआ, तो वो संघर्ष करने के लिए, तो ऐसी स्टोरी इन्होंने लिखी। तो द मोरल फैबुलिस ऑफ एसोप। एनिमल्स एज सोशल टाइप, सात सोशल प्रीचिंग ऑफ द स्वेलो। तो इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये मॉडल क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो अगर इसको कर लेंगे तो ये जो है इनका वर्क, इससे रिलेटेड मतलब एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन याद हो जाएगी। द टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो किस तरीके से उसको दिखा सकते हैं। तो ऐसे करके रॉबर्ट हेनरिसन को, गविन डगलस को, और डनबर को, ये सारे स्कॉटिश चौसेरियंस इस लेसन में देखे। अगले लेसन में फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे विलियम डनबर को भी, क्योंकि ये दोनों, विलियम डनबर और कौन, हेनरिसन, ये इंपॉर्टेंट हैं स्कॉटिश चौसेरियंस में। गविन डगलस और किंग जेम्स के भी वर्क हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो वो भी साथ साथ याद कर लेने हैं। किंग जेम्स का किंग स्क्वेयर, और तो ये इस तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। ओके, थैंक यू।